सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त बजट की भरपूर तैयारी है और जो सबसे ज़्यादा अहम इशू रहा है पिछले दिनों में नए वज़ीर ख़जाना के आने के बाद, वो ये कह रहे थे कि बिजली गैस की कीमतों में नहीं इजाफा किया जा सकता है। IMF को ये बात वो बताएंगे, लेकिन अभी तक IMF के साथ डेडलॉक बरकरार हैं। तो क्या जो परसों बजट आना है उसमें गैस बिजली की कीमतों में इजाफे की नवीद होगी या फिर मामलात कुछ सेटल डाउन हो जाएंगे? अब मसला ये है कि पाकिस्तान में बिजली और गैस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं, ऑटोमेटिकली खाने पीने की अशिया में महंगाई सामने आ जाती है। अब इस सारे अमल में अब देखना यह है कि IMF अपनी शराइत के हवाले से चीज़ें मनवा पाता है या फिर वजारत ख़जाना और हुकूमत कामयाब हो जाती है अपनी चीज़ों को मनवाने के हवाले से। तो ये सबसे अहम मामला इस वक्त ये चल रहा है। दूसरा यहाँ पर एक और जो चीज़ सामने आ रही है वो है इस वक्त सब्सिडी के हवाले से, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में सब्सिडी दी जाती रही है, उन सेक्टर्स में बेहतरी आती रही है सब्सिडी के हवाले से, लेकिन सब्सिडी वक्ती तौर पर कोई इंजेक्शन से बेहतरी तो हो सकती है लेकिन मुस्तकिल इलाज नहीं है। तो लेकिन उन सेक्टर्स को बगैर सब्सिडी चलाया भी नहीं जा सकता है। और अब क्या एमनेस्टी या सब्सिडी की सूरत में उन सेक्टर्स में जान डाल ली जाएगी इस बजट में या नहीं? कुछ लोगों का ख्याल है कि अब ये सब्सिडीज़ का ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि मईशत बेहतरी की सूरत में जाए, क्योंकि हुकूमत का बहुत बड़ा चंक सब्सिडी में जा रहा है। अब देखना यह है कि ये सब्सिडी के मामलात ख़त्म होते हैं नहीं, क्योंकि कुछ सेक्टर्स बेहतर हुए और कुछ सेक्टर्स जो हैं वो रह गए हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो माली साल 2021-22 के वफाकी बजट को जो जुम्मे को पेश किया जा रहा है उसमें जो वफाकी बजट का हजम है वो 8,000 अरब रुपए से ज़ायद कर रखा गया। सूद की मद में अदायगियों के लिए 3,105 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। FBR की टैक्स वसूलियों का ये एक बड़ा अहम मामला है कि जो 4,000 टैक्स वसूलियों का हदफ रखा गया था, FBR उससे आगे चला गया, लेकिन अब की बार 5,829 अरब जो है वो रखे गए हैं, तजवीज़ किए गए हैं कि टैक्स इतना वसूल होगा। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब ख़ुद वो वज़ीर आज़म बनने से पहले ये बात करते आए हैं कि 8,000 अरब रुपया वो टैक्स वसूलियाँ कर लेंगे, लेकिन अब की बार जो 5,829 अरब की टैक्स वसूलियाँ हैं वो होगा या नहीं, ये भी बात है। फिर बरामद 26 अरब 80 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़ दी गई है, ये चीज़ है। दूसरा ये है माली साल 2021-22 के लिए दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर का होगा, ये भी बजट में तजवीज़ की गई है। करंट अकाउंट खसारे का हदफ जो है वो 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़ है। तरसीलात ज़र का हदफ 31 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर हो सकता है। ग्रांट्स की मद में 994 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सब्सिडीज़ की मद में 501 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी है। वफाकी बजट में GDP का हदफ जो है वो नाज़रीन 4.8% रखने की तजवीज़ दी गई है। बजट माली साल 2021-22 में अफरात ज़र का हदफ 8% रखने की तजवीज़ हुई है। जबकि सनती शोबे के हवाले से बात करें, जिसमें पिछले एक माली साल में कहा गया कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वहाँ पर चीज़ें वो बेहतर हुई, तो मैन्युफैक्चरिंग शोबे की तरक्की का हदफ 6.2% रखा गया। मजमूई तौर पर सनती शोबे की तरक्की का हदफ 6.8% रखने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 16% रखने की तजवीज़ है। नेशनल सेविंग्स का हदफ 15.3% रखने की तजवीज़ है। ये कुछ तजावीज़ वफाकी बजट के हवाले से जो सामने आ रही हैं। अब इसमें ये देखना है कि एक तो पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर रही, अल्लाह का शुक्र है। दूसरा यह है कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी के साथ हो रहा है। तो आज की ये खबर थी कि 1 करोड़ का जो टारगेट है वो हो गया और रवां साल के आखिर तक असद उमर साहब आज कह रहे थे कि 7 करोड़ लोग वैक्सीनेट होंगे। तो अगले 6 माह में 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है, तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत बेहतर एक चीज़ होगी। लेकिन दूसरी जानिब ये जो एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उससे काफ़ी बेहतरी हुई है, यही तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे थे जो सनती माहिरीन हैं हमारे, वो भी ये बात कर रहे थे। तो आज जो है वो इस पर हम बात करेंगे क्योंकि बड़ा एक अहम मामला है। और आज हमारे स्टूडियो में भी सीनियर, मैं माहिर मुआशियात भी कहूँगा, इस वक्त एक्सपर्ट भी हैं और ख़ुद जो है
वो बिज़नेस से रिलेटेड है। तो अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपके वक्त का। सर आपने हमें वक्त दिया। सर ये माली साल 2021 के लिए बजट जो आ रहा है 22 का, सर ये वाकई अब ये कहा जाए कि जो माशी आशारियों की बात हो रही है, हदफ बेहतर होने की बात हो रही है, उसमें ये अगला बजट पिछले 3 सालों से बहुत बेहतर होगा एक आम आदमी के लिए और बिजनेसमैन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने एक अंग्रेजी का मुहावरा सुना होगा, लोएस्ट ऑफ द एब इज टर्न ऑफ द टाइड। जी। तो लास्ट ईयर हम लोएस्ट पे चले गए थे, और हम लोएस्ट पे उस वक्त गए थे जब कोविड नहीं था, हमारे उसके कोई असरात नहीं थे। सही। जब हम -0.38 पे लेके आए थे जीडीपी, तो उस वक्त कोविड के असरात हमारी मईशत पे सिर्फ 7 दिन के थे। बिल्कुल। हमने 25 मार्च को या 24 मार्च को अपना लॉकडाउन किया था, और 31 मार्च के बेसिस पे हमारे पास डेटा था। देखिए, ये डेटा जब आता है तो मैं ये समझता हूँ कि पहला साल एक प्रोविजनल डेटा होता है, और आपको पता है 26 डिफरेंट एजेंसीज हैं जो कि ये डेटा कलेक्ट करके देती हैं, और इसके बहुत कम एक एस्टिमेशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पर उसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगी। जब हम देखेंगे इन आशारियों को, और कल जब आप इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी असल हकीकत क्या है। और जब आप उसको देखेंगे, कुछ आशारिये हमने भी देखे हैं, जब आप उन आशारियों को कंपेयर करेंगे जी। उससे कि जो पिछले साल के प्रोविजनल थे, और दूसरे साल ये होता है कि ये एस्टिमेट हो जाते हैं, रिवीजन, और तीसरे साल वो फाइनल होते हैं। तो अब कल हमें ये कंपेयर करना है कि प्रोविज़न जो लास्ट ईयर किया गया था और जो रिवीजन इस साल किया गया, उसमें कितना फ़र्क है। देखिए, जैसे ज़मीन आप जितनी कल्टीवेट करते हैं, आपकी मेजर क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्रॉप जिसको हम कहते हैं, एक माइनर क्रॉप होती है और एक आपकी अदर क्रॉप्स के अंदर होती है, वो पूरी आपको हर सूबे की कितनी ज़मीन आपने कल्टीवेट की और कितना आपको ईल्ड पर हेक्टर या एकड़ मिला है, उसके आशारिये आपको मिल जाते हैं। तो जो मेरे अंदाजे हैं, और जिस तरीके से जो मैं देख रहा हूँ अभी, जो मेरे सामने जो रिकॉर्ड अभी तक आया है, उसके तहत हमारे बड़े सूबे पंजाब के जो आशारिये हैं वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है वेवर्ड नज़र आ रहे हैं हमें, और इसकी मेरा ख्याल है तशरीह करनी चाहिए इनको भी, और गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए कि क्या हुआ ऐसा कि आप अचानक से एक सूबे में लैंड भी बढ़ गई है, कल्टीवेशन जी, और प्रोडक्शन पर हेक्टर भी बढ़ गया है। तो उसके कितने इम्पैक्ट आते हैं, इट इज़ येट टू बी वर्कड। और जो इकोनॉमिस्ट हमारे होंगे, वो थिंक टैंक्स भी, हम भी अपने तौर पे वर्किंग करेंगे इसकी, एंड देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू कम टू अ कंक्लूजन के रियल ग्रोथ कितनी थी। इससे पहले पिछली माइनस ग्रोथ जो हमारे कैलकुलेशन में आ रही है वो -2 है, ये 0.47 नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बयान पढ़ रहा था, मेरे सामने भी है, मैं चाहूँगा कि आपको उसमें ज़्यादा थोड़ी सी तशरीह कर ली जाए। आपने उस दिन भी हमारी ट्रांसमिशन में ये बात की थी कि एक तो हमारा जो ज़राअत से आपने बात की है, तो ज़राअत में एक तो टैक्स के हवाले से, दूसरा आपने जो बात की थी वो माशी जो सेक्टर में जो सब्सिडी है उसका देना भी ज़रूरी है। मैं ये सब्सिडी पे बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि सब्सिडी से कब तक आप वक्ती इंजेक्शन लगाते लगाते मईशत को चलाएं, तो सब्सिडी क्यों ज़रूरी है अशफाक साहब कि वो चले कुछ सेक्टर्स के अंदर? वजह ये है कि आपकी एक बहुत बड़ी तादाद सतह गुर्बत से नीचे रह रही है जी, और आप देखें, आप कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को वेस्टर्न इकॉनमी से, कि जहाँ पर एक पूरा सेटअप है जहाँ टैक्स टू GDP 35-35% है जी, 23 से लेके 35% तक है। आपके यहाँ आपकी कम से कम 43% ऑफ कांस्टेंट फैक्टर जी, और 38% आपकी करंट मार्केट वैल्यू की GDP आपकी टैक्सेस में कंट्रीब्यूशन बहुत इनसिग्निफिकेंट है। सही। एग्रीकल्चर 19.19 आपका करंट वैल्यू पे है, और वो हार्डली 8 अरब रुपए देता है। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड अगेन 18.74 है जी, और वो हार्डली टैक्स देता है। बिल्कुल। तो अब क्या हो रहा है कि जब तक वो टैक्स नहीं देंगे, डायरेक्ट टैक्सेस, आपके बोझ पड़ेंगे, और वही वजूहात होती हैं कि आपको कंपनसेट करना पड़ता है आपके लोगों को, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनको बिलो द मार्केट रेट और उनकी ज़रूरियात के कम आपको उनको सैलरी देनी। और ये वो हालत है, आप अभी भी वो रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, वो ना सेसी कंप्लाइंट मिलेंगे ना आपको EOBI कंप्लाइंट मिलेंगे। गवर्नमेंट का उस पर कोई असर व रसूख नहीं है। हमारे पास या तो आपका असेंबली पावर है,
या तो आपके पास शटर पावर है, बिल्कुल और आप कोई अपनी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ताहद उस वक्त तक के कि जब तक आप उनके टर्म्स पे ना आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत को कोई टफ डिसीजन लेना है तो खुदारा उन लोगों को ना टैक्स की मद में जकड़ें जो ऑलरेडी उसमें आए हो। तो टैक्स के हवाले से जो हदफ रखा गया इशफाक साहब 5,829 अरब रुपए, वैसे तो खान साहब ने कहा था कि 8,000 अरब भी इस मईशत से हासिल हो सकता है, लेकिन ये आपको लगता है प्रैक्टिकल है 5,829 अरब रुपया कि इस साल निकाल लेंगे? आज की तारीख की बात करेंगे तो मैं कहता हूँ नहीं। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5,829 का मतलब है अगर मैं इस मरतबा जून 30 को 4700 अरब भी कर लेता हूँ तो आप मुझसे मांग रहे हैं 5,829 का मतलब है 1,129 अरब में ज़्यादा इकट्ठा करूँ। 1,129 का मतलब है अगर 4.8 की मेरी शरह नमू या GDP ग्रोथ है और 8% मेरी अफरात ज़र इन्फ्लेशन है, तो टोटल नेचुरल ग्रोथ ऑफ इकॉनमी मुझे दे रही है 12.8%। 12.8% अगर मैं 4700 पे लेके जाता हूँ तो ये 5300 के करीब बनता है। सही। अब 5300 और 5829 में 529 अरब का फर्क है। अब अगर आप IMF से जो एग्रीमेंट आपने किया और अगर आप उस पर पूरे उतरते हैं और सेल्स टैक्स के कंसेशंस को विड्रॉ करते हैं और इनकम टैक्स के कंसेशंस को भी विड्रॉ कर लेते हैं तो 350 अरब के आप नए टैक्सेस यानी कि कंसेशन विड्रॉ कर लेंगे, नए टैक्सेस ना कहें। उसके बावजूद भी आपको 1.5 से पौने 200 अरब के ऊपर आपको टैक्सेस मजीद लगाने हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आए या नए टैक्सेस लगा लें। इन एनी केस आपको इन्फ्लेशन बनाना पड़ेगा। माजी के अगर मैं 7 सालों में जाऊं जो कि टैक्स जिस वक्त आप देखें कि 1942 से 3,842 हुई थी तो 1800 की जो फ़र्क पड़ी थी 5 सालों में, उस वक्त भी मैक्सिमम जो मुझे मिला था टैक्स जी वो मिला था 20%। सही। एक साल से दूसरे साल में इंक्रीमेंट। यहाँ पर आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं 24% कि एक साल से दूसरे साल में मुझे 24% टैक्सेस ज़्यादा मिले, जो कि मेरे नज़दीक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, आप उसके लिए रिफॉर्म्स लेके आए, कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं लाइक ट्रेस एंड ट्रैकिंग है जी, उसमें आपको लाना पड़ेगा। दूसरा आपका ये जो आपका POS के हैं उनको लाना पड़ेगा, आपको कस्टम में गामा स्कैनर्स लगाने पड़ेंगे, मगर मोर सो आपको जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इंक्लूडिंग आपका जो होलसेल रिटेल का है, और दूसरा सबसे बड़ा जो आपका एग्रीकल्चर टैक्स में इक्विटी लानी पड़ेगी। हत्ता कि ये बिल्कुल क्लियर बात है कि वो सूबाई मसला है, मगर सूबों पे अगर आपका बस नहीं चलता तो आप उनको कहेंगे जी ये आपकी कलेक्शन इतनी पोटेंशियल कनेक्शन है, अगर आप नहीं करते और इसकी वजह से हमें नुकसान होता है तो आप एक काम करेंगे जी हम आपके NFC अवार्ड से इतना मिना कर लेंगे या आप खुद कलेक्ट कर लें। अगर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कम कर रहे हैं तो फिर हम आपको कम हिस्सा देंगे। आप सर ये इस पे तो बहुत ज़्यादा ज़राअत के मामले के हवाले से कि टैक्स से एक तो बहुत कम उसका हिस्सा है पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में ज़राअत के हवाले से, लेकिन फिर ये भी जो ज़राई माहिरीन वो ये भी कहते हैं किसानों का कि वहाँ उस तरह की सहूलियात पूरी दुनिया में बाकायदा तौर पर इंजेक्ट किया जाता है अरबों रुपया या अरबों डॉलर्स ज़राअत के हवाले से, क्योंकि वहाँ से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में वो देना हो। तो मैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब आपको बहुत शुक्रिया। सर ये अब एक दिन बाकी रह गया है, कल इकनॉमिक सर्वे आ जाएगा, पसलो बजट आ जाएगा। आप लोगों की तजावीज़ बहुत ज़्यादा थी जो जितने भी लोग हैं। ज़ुबैर साहब ये बजट के हवाले से जो अहदाफ रखे गए हैं, मैं वो तमाम तर चीज़ें इस वक्त देख रहा था, आप समझते हैं वो अहदाफ पूरे हो पाएंगे, या जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि हुकूमत कुछ कह रही है अपोजिशन उसको बिल्कुल डिनाई कर रही है। माजी में इस तरह से इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, चीज़ों पे तनकीद ज़रूर होती है। तो ये जो अहदाफ ख़ासतौर पर रखे गए हैं, आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल हैं हुकूमत के लिए? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो इंक्रीज बता रहे हैं 20% की तकरीबन, ये नामुमकिन है। अगर ये करंट टैक्स पेयर से इन्होंने कलेक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि आप जो मौजूदा टैक्स पेयर जो हैं, जो 22 लाख हैं, इसमें सैलरीड क्लास आप निकाल लें 12 लाख, और बाकी सारों को अगर आप निकाल के जब उसका टोटल करते हैं तो ये 1 लाख लोग हैं जो सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर हैं। अगर आप उनके ऊपर ये टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉ करके
और टैक्स के नंबर्स में रद्दो बदल करके अगर आप ये टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमी बिठा देंगे। इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मजीद अगर इनके ऊपर इतना बड़ा बोझ आएगा तो ये चलेंगे कैसे? ये नहीं हो सकता। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो है ना, अगर बगैर नए टैक्स को लिए हुए और बगैर कोई कॉन्क्रीट स्कीम के जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि हम इस तरह से जो है ना, हम जो है ना आपकी जो है ना इस तरह से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, इस तरह से हम टैक्स नेट को ब्रॉडन करेंगे। आज अगर 50,000 सेल्स टैक्स का टैक्स पेयर है, इसको हम 2 लाख कैसे करेंगे? 22 लाख जो लोग हैं उसको हम 1 करोड़ कैसे करेंगे? जब वो करेंगे और उनसे जब जो पैसा आएगा वो इसके अंदर अगर शामिल होता है और ज्यादा लोग टैक्स पेमेंट वाले, एक अलग बात है। इसके अलावा तो ये तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। और अगर ये करने भी जा रहे हैं तो मेरा मशवरा इनको यही है कि ये ना करें, इससे इकोनॉमी बैठ जाएगी। पहले ही जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना हम जो है ना मुश्किलात का शिकार हैं, कोविड से निकल के भी आए हैं, 2.5 महीने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जुबैर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल मैं चाहूँगा सादा आप जवाब इसमें दें कि सर तकरीबन 12 लाख सैलरी जैसे हम लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, बाकी 10 लाख आप जैसे बड़े बिजनेसमैन लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, तो अब ये टोटल 22 लाख टैक्स पेयर हैं 22 करोड़ की आबादी में। तो मसला ये है कि ये क्यों टैक्स नेट बड़ा नहीं हो पा रहा? SMEs में हम देख रहे हैं, ताजरों में देख रहे हैं, ज़राअत में देख रहे हैं, इवन सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारे ये टैक्स की चीज़ें जो हैं वो कम हैं। तो ये विल नहीं है या हमारा मैकेनिज्म मुश्किल है कि हम ये कर नहीं पा रहे हैं 22 लाख को 1 करोड़ टैक्स पेयर तक? देखिए, आप जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं होगी। पॉलिटिकल विल लैक करती है। आपने अगर ये करना है, मैं आपको 5 मिनट के अंदर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं। देखें, आप वो ऐसा कर लें कि जो कमर्शियल एंटिटीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके जो बिल हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो अगर कोई भी एक बेंचमार्क रख लें, मिसाल के तौर पर 20,000 रुपए, अगर 20,000 रुपए का बिल अगर आपका आता है और उससे अगर 20,000 या उससे ज्यादा वाले लोग हैं, दे स्टैंड रजिस्टर्ड, तो आपके कल जो है ना सुबह को जो है ना ये टैक्स पेयर आपके जो है ना 3 फोल्ड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उसमें क्या मसला है? नहीं तो ये समझ में नहीं आता। अगर आपने या तो एक तहिया किया हुआ, और एक बात मैं वो करेक्शन कर दूं, 10 लाख लोग टैक्स पेयर नहीं है, 10 लाख में से 9 लाख नाम के टैक्स पेयर हैं। बाकी 1 लाख लोग इस पूरे मुल्क के अंदर हैं जो कि सिग्निफिकेंट टैक्स पे करते हैं। सिग्निफिकेंट से मेरी मुराद ये है कि 10 लाख या इससे ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा जो टैक्स पे करने वाले हैं वो लोग सिर्फ 1 लाख ही हैं। उसके अंदर से भी 70 लोग ऐसे हैं जो आपके मुल्क का 40% टैक्स भरते हैं। तो जहां ये हाल हो कि कोई टैक्स भरता ही नहीं हो, फिर आप जो टैक्स लोग भर रहे हो उन्हीं के ऊपर अगर आप फ्रंट लोडिंग करते जाएं, तो एक कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज ऑलवेज अ लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। यानी अगर एक तिनका भी है, भले उसकी कोई वजन नहीं होता, लेकिन वो कोई तो आखिरी होगा जिसे ऊंट बैठ जाएगा। तो ये यार, ये ऊंट बैठ ना जाए, हमको तो इसकी सारी चीजों को हमको लेके इसको चलना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। और इतना सारा टैक्स का इजाफा मेरा ख्याल है कोई होशमंदाना कदम तो नहीं लगता मुझे। बिल्कुल सही। अच्छा अशफाक साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आपने वैसे ये बात भी की है कि एक तो सस्ती बिजली की फराहमी के लिए हमारा मकामी कोयला उसके इस्तेमाल की भी बात की, मैं आपके बयान में वो देख रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि अशफाक साहब, इसमें पाकिस्तान में अगर ये तवानाई का कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल गैस है, बिजली है, तो ऑटोमेटिकली महंगाई भी होता है। दूसरा जो हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन है वो भी उस तरह से बढ़ रही है। IMF के साथ मुज़ाकरात भी डेडलॉक पे चल रहे हैं कि ये बढ़ना है नहीं बढ़ना है चीज़ें। तो आप क्या ये देख रहे हैं कि अगर ये कीमतें बढ़ाने पे हम मजबूर हो गए तो फिर जहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी और फिर महंगाई भी है, फिर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को? देखिए, एक ये तो चीज़ ज़रूरी है आपको कि आप अगर फ़र्ज़ करें ये आप नहीं करेंगे तो सर्कुलर डेट आपका बढ़ता रहेगा। सर्कुलर डेट, जैसे जुबैर भाई ने कहा कि लास्ट स्ट्रॉ इन द कैमल्स बैक, तो वो आप करने जा रहे हैं। अब आप IMF को भी वरी है, या तो आप IMF के पैकेज से बाहर आ जाएं। मैं तो शुरू से लिखता आ रहा हूँ कि आप IMF के पैकेज को रीनेगोशिएट करें। जिस तरीके से नेगोशिएट किया गया था, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी नोवाइस वे में किया गया था, और जब किया गया था उसी वक्त हमने इस पर तनकीद की थी कि ये गलत हो रहा है। लास्ट ईयर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि कैन पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वाइव विदाउट IMF, ये बिफोर कोविड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी मैंने इनको यही लिखा था कि जी आप कर सकते हैं, आप ना करें। इनको एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं था कि क्या करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने, देखें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहला था आपका
आपका जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाया, रैम्पेंट वे में बढ़ाया, इनको खुद को पता नहीं था कि इनके अपने ऊपर क्या कंसिक्वेंस होंगे। उसकी वजह से 3000 अरब के करीब आप अपनी डेट सर्विसिंग बढ़ा चुके हैं। दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया और बगैर सोचे समझे किया, वो रैम्पेंट डिवैल्यूएशन थी। बस उनको एक ही चीज़ था कि जी हमें नीर और रीर और उसके चक्रों में आना। भाई आपकी मार्केट बहुत छोटी है, यू कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस, और आपको ये सोचना चाहिए कि आपके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे बढ़ के आप नहीं कर सकते। उसने एक हद तक इन्फ्लेशन आपका कर दिया। दोनों वजूहत से जब इन्फ्लेशन आया और जब आपकी अकल आई ठिकाने कि आपको क्या करना चाहिए, तो फिर आपने इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किए। इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद अगर आपको पता होगा आप मैनेज करेंसी और पैरिटी कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। मगर अगर इसको कंटिन्यू ना किया, और अगर आप देखें आपके मुल्क में लोग जो सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं, सही, उनको ये आप कंपनसेट नहीं करोगे तो आपके यहाँ मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये ज़रूरी है कि हुकूमती इक़दाम जो हैं वो बात कर रहे हैं, उस जानिब तवज्जो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि जो तजावीज़ इन लोगों की जानिब से आ रही हैं वो हुकूमत किस तरह से करती है, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटीज़ की बात हो रही है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कोविड की सूरत हाल के हवाले से और वैक्सीनेशन पे जो मिथ बनी हुई है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़रत अब्बास शाह साहब होंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो गई है। दूसरा सबसे एक अहम आज की खबर यह है कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। और आज इस तकरीब से खिताब करते हुए NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि रवां साल, ये जो साल चल रहा है, इसके आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन की जाएगी, हदफ रखा गया है। और उसमें उन्होंने आवाम से अपील की है कि तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन के अमल का हिस्सा बने। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगी उतनी जल्दी पाबंदियों और जो बंदिशें हैं वो ख़त्म होगी। लेकिन वैक्सीनेशन से अमल से जुड़े हुए कुछ मिथ्स बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, सोशल मीडिया पे इस किस्म की बड़ी गलत बातें फैलाई जा रही थी। तो हम इस वक्त इसी पे बात भी करेंगे और जो पाकिस्तान की जो बेहतर सूरत हाल है उसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सैयद फ़रत अब्बास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। MS सर्विसेज हॉस्पिटल कराची और सिविल सर्जन कराची हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप इस अमल से जुड़े हुए हैं कि मुसलसल वैक्सीनेशन हो रही है लोगों को। लेकिन सर ये वैक्सीनेशन में डॉक्टर साहब सबसे जो ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा मिथ्स हो रही हैं कि ये वैक्सीनेशन लगेगी तो लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जिसे बोला जाता है मेडिकल टर्म में वो हो सकते हैं इससे। तो इससे लोग थोड़ा अभी दूर हो रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख तक हम 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे। ये वाकई कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या इन चीज़ों में है जो ये चल रही हैं सर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और इन सवाल जो लोगों के जहनों में हैं, जो कन्फ्यूजन है, और ये ज़्यादातर आवाम में, ये सिर्फ अनपढ़ लोगों में नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी हैं। इवन के हमारे इसमें डॉक्टर, इवन के रिसर्चर तक शामिल हैं जो कि इस तरह के सवालात करते हुए हमें मिलते हैं। मेरा मतलब है इस वक्त मेरे पास जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो 5 वैक्सीनेशन सेंटर को मैं सुपरवाइज़ भी कर रहा हूँ। अच्छा। सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ से खालिकदीन हाल है, हमारे असम्बली बिल्डिंग है, आर्ट्स काउंसिल है, और PMA हाउस है, और हाई कोर्ट है, और सिटी कोर्ट, और जगह जगह पे जाके हम जहाँ पे भी मिलते हैं हम लोगों को वैक्सीनेशन लगाते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दो, बीइंग सर्विस छोटा सा मेरा हॉस्पिटल है 100 बेड का, और हम लोगों ने वैक्सीनेशन में इस वक्त 1,60,000 से ज़्यादा लोगों को डोजेज लगा चुके हैं। और ये जो मिथ का है ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी देखो, जिस तरह कोरोना आया, कोरोना के बारे में अभी तक लोग ये कहते हैं ये कोरोना है ही नहीं, ये ऐसे ही सारी है, हालांकि करोड़ों की तादाद में लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसी तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी देखो, डेवलप नेशन में आप खुद सोचें कि लोगों की 80% तक उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया है, उन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को करवा लिया है। वो नहीं पूछते क्या है, कौन सी वैक्सीनेशन हमें लग रही है। डेवलप मिशन की बात कर रहा हूँ, जो उनको गवर्नमेंट देती है, टाइम देती है, उनको वो देते हैं, वो जाके अपना इंजेक्शन, वो अपना कोर्स पूरा करवा लेते हैं, वैक्सीनेट करवा लेते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ मेरा मतलब है कि सबसे ज़्यादा रेट भी अभी स्लो ही चल रहा है,
लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे पिछले महीने में आपने खुद ही देखा होगा, जो इंडिया में जो हमें सोशल मीडिया पे पिक्चर दिखाई गई, उसके बाद लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है और अभी तक काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी जो इस प्रोग्राम को जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, और बाज़ सॉरी टू से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात मीडिया में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में कि एस्ट्राजेनेका के बारे में भी खबर आई थी। मैं सवाल यही करने लगा था कि एस्ट्राजेनेका के हवाले से बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है, बाहर तो ये कबूल भी हो रही है, चल भी रही है, कुछ ममालिक ने तो इसको बाकायदा ये कहा कि ये लगी होगी तो हमारे मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा इस पर हो रही है, ये कहते जी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बूढ़े लोगों में हैं, ये वाकई कुछ ऐसी बिल्कुल किसी भी वैक्सीन। मैं आपको सबसे पहले एक तो खुशखबरी आपको ये सुना दूँ, पूरी दुनिया में इवन के आप तो माशाल्लाह एक बहुत बड़े मीडिया चैनल के बैठे भी हैं, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि कोई एक केस हमें बता दें पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के हवाले से कि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट, मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आया। और खुशखबरी आपको ये दे रहा हूँ, जिसको जो भी वैक्सीन लगी है, 114 के करीब वैक्सीनेशन इस वक्त आ चुकी हैं, अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कोई भी बंदा इस वक्त तक कोई ये भी रिपोर्ट नहीं कर पाएगा जिसको वैक्सीनेशन लगी है, जिसने अपने आप को वैक्सीनेट कराया है, वो दोबारा कोरोना तो हुआ है। देखो कोरोना एक इन्फेक्शन अपना वायरस है, ये है मौजूद है, ये लगेगा भी सही, लेकिन जिसने वैक्सीन करवाई है वो न तो वो सीरियस हुआ है और अभी तक कोई केस ऐसा नहीं रिपोर्ट हुआ है कि वो वेंटिलेटर तक भी पहुंचा हो। तो देखो ना, करोड़ों की तादाद में, हमारे इवन के पाकिस्तान को भी ले लें, देखो ना हज़ारों की तादाद में 20,000 से तो ऊपर फिगर चली गई है, लेकिन डेवलप्ड नेशन में करोड़ों की तादाद में लोगों की डेथ हुई हैं। तो जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया है या वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि मेरा मतलब है कि कोई उनको कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट, मेजर डॉक्टर साहब आपने जो डेवलप्ड नेशन के हवाले से बात, वहाँ वैक्सीनेशन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, मैं उस पर बात करूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम उनसे कमज़ोर था लेकिन हम लोग बेहतर रहे हैं वहाँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में होता है, ये सर कोई एक डोज़ है, कोई 2 डोज़, अब पाकवैक की 1 डोज़ लगेगी, कुछ 2 डोज़ चल रही हैं, मैंने खुद 1 डोज़ लगी है, दूसरी मेरी लगनी है, अब वो किसी का 15 दिन का, किसी का 1 महीने का, ये क्या है कि जी इतनी देर बाद लगेगी, 2 डोज़ होंगी, सिंगल डोज़ होगी, ये क्या मामला है? अच्छा, सबसे पहले आप हमारे पास जो पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ने, NCOC ने, थैंक्स टू NCOC एंड फेडरल गवर्नमेंट एंड स्पेशली थैंक्स टू अपना गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट, जिन्होंने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं, जगह जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर ICU रेडियो बनाए हैं, और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब और हमारे हेल्थ मिनिस्टर वो भी बड़ी फ़ाल हैं, जो इनकी हर वक्त निगरानी पे भी करती रहती हैं। आप हमारे पास जो पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं वो है एस्ट्राजेनेका, इसकी फर्स्ट डोज़ है, और सेकंड डोज जो हम लगाते हैं आफ्टर 3 मंथ के बाद। सही, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कंसैनो सिंगल शॉट है, ये चाइनीज़ वैक्सीन है, और एस्ट्राजेनेका एक्सपोर्ट बेस है, लंदन बेस है, और बहुत ही अच्छी कंपनी की ये वैक्सीन है। बल्कि हम रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि मेरा मतलब है कि कोई अच्छे प्रोडक्ट भी लाए जाएँ। और तीसरी है साइनोफार्म है, जो कि इस वक्त इसकी पूरे पाकिस्तान में धूम मची हुई है, क्योंकि ये सबसे पहले पाकिस्तान में आई थी और सबसे ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान में लगाई भी साइनोफार्म ही है। और इसकी जो डोज़ है वो है आफ्टर मेरा मतलब 21 डेज़ के बाद लगाते हैं। थर्ड है हमारे पास साइनोवेक है, उसकी है 29 डेज़। अब देखिए ना, एक आप कोई भी आप सपोज एंटीबायोटिक लेते हैं, या मैं आपको कहता हूँ पेन किलर ही लेते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है और उसके ऊपर लिखा भी होता है आपने सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। देखो ना, जब ये एक रिसर्च वर्क है, ये पूरी इन पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद ये उसकी इंडिकेशन देते हैं कि देखो ये फर्स्ट डोज लगानी है और सेकंड डोज और ज़्यादा मौसर साबित होगी। एस्ट्राजेनेका 3 महीने बाद बूस्टर बन के आएगी, लेकिन 3 महीने का बहुत बड़ा वक्फा है जिसको कवरेज देती है। अब अगर किसी ने साइनोफार्म लगाई है तो 28 डेज़ के बाद उसका बूस्टर डोज लगाएंगे तो फ़ायदेमंद होगी। मेरा मतलब इस एंटीबायोटिक हम खाते हैं, बिल्कुल वैसे मामला एंटीबायोटिक के पेन किलर का सुबह दोपहर वो कंपनी का मेरा मतलब रिसर्च वर्क है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे सेकंड सॉरी आपने एक क्वेश्चन किया था, मैं डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारी तो चिप भी नज़र नहीं आ रही है, ना कोई बल्ब चल रहा है, ना कोई मैग्नेट जो है वो चिपक रहा है, तो ये जो मिथ्स बनी हुई हैं,
तो ये डॉक्टर साहब, ये मैग्नेट शेगनेट वाला अमल अब नहीं होगा? नहीं, ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से ये देखो, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया में ऐसी शरारतें की जा रही हैं जी। आपका बोल चैनल ही, मेरे पास मरियम गई थी, मुझे याद है, आपकी हमारी हेल्थ रिपोर्टर है, हाँ जी, वो गई थी, उसके सामने ही हमने तजर्बा किया था, वैक्सीन लगाई थी और हमने उसी वक्त मैग्नेट भी रखा था। ये सिर्फ और ओनली सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। देखो 114 वैक्सीन आई हैं, डिफरेंट मुल्क कंट्रीज़ ने लगाई हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ ने बनाई हैं ना, तो क्या 114 उन्होंने डिफरेंट चिपें बनाई हैं, हर कंट्री की चिप अलग है, उनको हमसे लेना क्या है, पहले ये तो बताएं। हमारे पास कौन से ऐसे ख़जाना छुपा हुआ है जो हमारे, मेरा मतलब है, वो हमें ट्रैक कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो बाकी आप खुद सोचें कि एक सिरिंज है, उसका साइज़ कितना है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड हम इंट्रामस्कुलर हम उसको वो करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें वो कैसे जाके वो मैग्नेट बन जाता है, ये वो बन जाता है। तो मेरे मतलब सारे के सारे ये ओनली नेशनल प्रोग्राम को डिस्ट्रैक्ट करने की साजिश है। आप एक्स्ट्राजेनेका की बात कर रहे थे, मेरे मतलब जो ज़्यादातर अब ये देखो ना, जब से एक सऊदीया ने सिर्फ ये कहा कि हमारे पास ये वैक्सीन वाले लोग आएंगे, तो हमारे पास विद इन 1 वीक एक्स्ट्राजेनेका ख़त्म हो गई जी। मेरा मतलब है, जब सिर्फ ज़रूरत पड़ी फिर सब लोगों ने लगाना शुरू कर दी। अभी मेरा मतलब उसके देखो, इसके भी दैट इज़ अच्छी कंपनी है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, जो दुनिया में रिपोर्ट आई है ना, कोई इसकी डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ये नहीं आई है कि ये एक्स्ट्राजेनेका की वजह से हुई है, लेकिन उन्होंने फिर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इसको 40 ईयर के अबव के लोगों को उन्होंने कर दिया है, क्योंकि जब उन्होंने रेशो निकाला कि उन्होंने मान लिया कि यार देखो अरबों रुपए की कंपनी होती है, वो तो अपने प्रोडक्ट अरबों रुपए लेते हैं, कोई एक खबर छोटी सी आ जाए। अब 48 डेथ हुई थी, उन्होंने उसमें रेशो निकाला, लेकिन हज़ारों डेथ वैसे भी हुई हैं वही वाली जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि ये 48 डेथ इसी वजह से हुई हैं। उन्होंने उसी वक्त फिगर निकाला, 32 डेथ बिलो 40 ईयर के लगी हुई थी और बाकी जो 13-14 बच जाती हैं वो अब 40 को लगी हुई थी। लेकिन आप खुद सोचें, उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि अब 40 वालों को एक्स्ट्राजेनेका लगेगी, लेकिन आप ये सोचेंगे कोरोना की वजह से कितने बंदों की डेथ होती है और वैक्सीनेशन से कितनों की डेथ हुई है। सही। अच्छा, ये जो अभी जो अमल हुआ है, हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार ये बात करती रही है कि कब लगाना चाहिए लॉकडाउन, कब नहीं, बार बार ये, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल भी बेहतरी, मैं इस पर भी बात करूँगा। हमें डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आज फैसला कुछ देर पहले NCOC की खबर आ गई कि जो 50% लोग घरों से काम कर रहे थे वो भी अब ख़त्म किया जा रहा है। कुछ सेक्टर्स में अभी तक पाबंदी बरकरार है, कुछ में रिलीफ दिया जा रहा है सूरत हाल बेहतर होने के बाद। और ख़ास तौर पर आज 1 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन अमल मुकम्मल हुआ और इस साल के आखिर में ये कहा गया डॉक्टर साहब के 7 करोड़ लोगों को लगाने का हदफ रखा गया जो मुकम्मल कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो पाबंदी में कदरे नरमी हुई है और जो 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुई, आप समझते हैं कि अब हम बेहतरी की जानिब अब जा रहे हैं, सूरत हाल बेहतर है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो इक़दामात से तो यही लगता है कि जो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें डर इस बात का है कि जो हमने पहले वेव्स में और दूसरे वेव्स में देखा, इसी तरह से कुछ सूरत हाल बनी थी कि नंबर ऑफ केसेस जब कम होते गए और इसी हम लोगों को ये मैसेज देते गए कि जी सब कुछ ठीक हो रहा है और सब कुछ खोला गया, तो लोगों को ये मैसेज गया कि शायद पाकिस्तान से कोरोना का तकरीबन खात्मा हो गया है। तो ये हमें दूसरा वेव का सामना करना पड़ा और फिर दूसरे वेव में भी इसी तरह की सूरत हाल हुई, तो तीसरे वेव तब हमने देखा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ बाकी है कोरोना में और केसेस अभी भी आप देखें तो 1000 से ज्यादा के नंबर हुकूमत के बताए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि नंबर इससे भी ज्यादा होंगे कि बहुत से लोग बताते ही नहीं है और बहुत से लोगों का रिकॉर्ड नहीं होता है जो कोरोना पॉजिटिव भी होते हैं। तो आई थिंक अगर इसको ग्रेजुअली कुछ रिलैक्सेशन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद कि कुदरत की तरफ से बहुत हमें फेवर है पाकिस्तानियों को, खास करके हम ना SOPs को फॉलो करते हैं, ना हम SOPs से अमल दरामद करवा पाते हैं, इसके बावजूद नंबर ऑफ केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। जो इक़दामात हुकूमत करती है प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो NCOC करती है उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा तो हो रहा है। तो अगर हुकूमत ये समझती है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं तो रिलैक्सेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। बस दुआ इस बात की कि अल्लाह ना करे कि चौथी वेव
का सामना हमें करना पड़े। और जो आपकी वैक्सीनेशन के हवाले से सवाल है वो ये है कि अभी भी मैं समझता हूँ कि ये जो नंबर है 1 करोड़ काफी अरसे के बाद हुआ है, और जब तक हम पूरे पाकिस्तान में 5 से 6 लाख अफराद को डेली वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। कम अज कम 5 लाख अफराद डेली पाकिस्तान में वैक्सीनेट होना चाहिए, तब हम समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी बहुत जल्दी हमारी डेवलप हो सकेगी। सही, अभी रखा तो है 6 महीने में 6 करोड़ का हदफ है। अब देखना ये है कि उसको किस तरह से करते हैं। ये बार बार जो माहिरीन सेहत हैं, जो डॉक्टर साहबान हैं, वो बात कर रहे हैं कि आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपका शुक्रिया। आप ये NCOC के इकदाम आपका रद्द-ए-अमल लेना बड़ा ज़रूरी था। मैं डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब की जानिब दोबारा जाऊँगा। डॉक्टर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ऐड कर दूँ। डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है, SOPs पे अमल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो बात ये की है ना, पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का रहम है और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान से कोरोना का बिल्कुल ही ख़ात्मा ही कर दे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि देखो हमारे इस रीजन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो है ही 60 साल। सही, ठीक है। अब डेवलप नेशन में जहाँ पे अब ये क्वेश्चन आया ना, देखो पाकिस्तान में डेथ क्यों कम हुई, इस रीजन में डेथ क्यों कम हुई, डेवलप नेशन में जो कि उनका हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, वहाँ पे लाखों में क्यों चली गई। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप पूरे में लाखों हर एक कंट्री में लाख से भी ज़्यादा की फिगर है, हमारी क्यों कम है। देखो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 80 साल तक, हमारे यहाँ है ही 60 साल, ज़्यादा 65 ईयर। हमारे यहाँ जो एवरेज देखो ना, जो एवरेज ये जो कोविड-19 है, ये इफेक्ट ही अबव 60 साल के लोगों को करे, 55 से अबव लोगों को करे। हमारे पास परसेंटेज ही वही 5 या 10% बनती है। मैं आपको सर थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, सिर्फ 5 से 10% पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जिसमें डॉक्यूमेंटेड है 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। उसमें एज फैक्टर था 15 से 45 साल का, यंग जनरेशन की डेथ हुई थी। इसमें एज फैक्टर 55 से लेके अबव के लोगों का है, जो 100 साल तक है, ये वो तक है। अब वहाँ पे एवरेज देखो ना, 60 साल 55 साल से लेके 80 साल की एवरेज देखें, ज़्यादातर लोग डेथ हुई उधर ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ सवाल ये होता है कि पाकिस्तान में वो इफेक्ट नहीं हुआ जो बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क भारत में हो रहा था, कि वहाँ पे बड़ा तेज़ी के साथ यंग लोगों की डेथ भी हुई है। यंग लोगों को कोविड की सिचुएशन में वो बड़े स्वेयर भी पेशेंट हुए हैं। तो हम तो एक ही खित्ता है, करीब के लोग हैं, उसके बावजूद वहाँ इतना तेज़ी के साथ फैला है। हमारे पास वो सूरत हाल नहीं थी। जितना हमने ख्याल रखा उतना ही तकरीबन हमने ख्याल रखा है ना उन्होंने रखा है, ये आपको बता दूँ। अब आपको एक एग्जांपल दूँ। चाइना की आबादी कितनी है? सबसे ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है। नंबर 2 पे इंडिया है, इंडिया की भी 2.25 अरब आबादी है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? ये पाकिस्तान में 22 करोड़ है, ठीक है। अब उधर देखो, उन्होंने SOPs पे अमल नहीं किया इंडिया ने। अब ये जो कोविड-19 शुरू कहाँ से हुआ? वुहान सिटी से, चाइना से। उधर डेथ रेट अभी तक मेरा पता 10,000 भी क्यों नहीं हो पाया है। ये देखो जिन कंट्रीज़ ने, या मैं आपको कहता हूँ अपने न्यूजीलैंड को ले लें, या स्कैंडिनेवियन कंट्री को ले लें, साथ ताइवान खड़ा है उसको ले लें, उन्होंने स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो किया है, वहाँ पे नहीं बढ़ा है। अब चाइना की आबादी 2 अरब है, उधर क्यों नहीं बढ़ा है? तो इस क्वेश्चन का ये जवाब देखो ना, हमने इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के निस्बत बहुत ज़्यादा आबादी है, 2.25 अरब है, हमारे यहाँ 22 करोड़ है जितनी भी है। तो ये कोरोना कोई सरहदों को नहीं देख रहा है, इसको ये आपको बता दूं। लेकिन अल्लाह ताला का फिर भी लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में उस तरह का वो नहीं आया, क्योंकि हमने SOP अमल किया, हमारे NCOC ने बेहतर इकदाम किए, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए थे, जिसकी वजह से हमने, मेरा मतलब 2-3 चीज़ें जो डॉक्टर साहब जो आप बता रही, एक तो अभी भी SOPs पर अमल ज़रूरी है, वैक्सीनेशन का अमल फौरी तौर पर डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम इस चीज़ से बच सकते हैं। और जो इस वक्त NCOC इकदाम के हवाले से बता रहे हैं, खुदारा आप आइए वैक्सीनेशन सेंटर पर, बड़े अच्छे इंतजाम हैं वहाँ पर, आप आकर कोई झिझक नहीं है, कोई मसला नहीं है, किसी भी वैक्सीनेशन में वो आप लगवाइए और उसके बाद अपने आप को और माशरे को महफूज रखिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।